हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के प्रोज सेक्शन के प्रोज नंबर 1 एनिमल्स इन प्रिजन के पैराग्राफ नंबर 3 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 तक का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स इन प्रिजन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिसे बच्चा जो प्यार से चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया था। ये आपकी जो 11th की किताब है रेनबो पार्ट 1, उसका पहला चैप्टर है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इसके यानी कि पहला चैप्टर एनिमल्स इन प्रिजन के वीडियो नंबर 2 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहला पार्ट आप जरूर देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट को देखें। इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5, यानी कि ये पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, तो हम लोग 3 पैराग्राफ 3, 4 और 5 पैराग्राफ को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Paragraph number 3. Only a prisoner who has been confined for long behind the walls, केवल वही कैदी जो ऊंची दीवारों के पीछे बहुत समय तक कैद रहा हो, can appreciate the extraordinary physical value of these outside walk and open views. बाहर के सैर सपाटे और खुले दृश्य के ये असाधारण से मनोवैज्ञानिक मूल्य को समझ सकते हैं। आई लव दिस आउटिंग, मैं इन सैर सपाटे को पसंद किया करता था। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून, और मैं मानसून के दिनों में भी इसको नहीं छोड़ता था। व्हेन द रेन केम डाउन फॉर डेज इन टोरेंट्स, जब बारिश मूसलाधार हुआ करती थी। एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप वाटर, और मुझे टखनों तक गहरे पानी में चलना पड़ता था। आई वुड हैव वेलकम द आउटिंग इन एनी प्लेस, मैंने कहीं भी सैर सपाटे का अभिवादन किया है। बट द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर बाय वॉज एन एडेड जॉय, परंतु समीप के ऊंचे हिमालय पहाड़ों का नज़ारा वहाँ एक अतिरिक्त जो है आनंद देता था। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस पैराग्राफ नंबर 3 के कुछ जो सेंटेंस है, इसका हमने पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया। अब इसको एक्सप्लेन भी करते हैं ताकि आपको और भी समझ में आए। देखिए, पैराग्राफ नंबर 3 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जब ये जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो उस समय की बात को बयान करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जब वो देहरादून की जेल के अंदर थे। तो वो कहते हैं कि देखिए, कोई भी प्रिजनर या कैदी जो कुछ समय के लिए अपनी जिंदगी के अंदर कुछ समय के लिए जेल के अंदर अपना समय बिताया होता है, उसे ही पता होता है कि बाहर का जो सैर सपाटा होता है या बाहर की जो आज़ादी होती है, फ्री घूमने की जो आज़ादी होती है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी जो है मूल्य क्या है, उसकी जो कीमत क्या है। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बाहर घूमने यानी कि सैर सपाटा करने या टहलने का जो है सो फायदा बताते हुए कहते हैं कि देखिए, मैं सैर सपाटे को हमेशा से पसंद किया हूँ। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बाहर घूमना पसंद था, और वो जो थे वो हमेशा घूमते थे, यहाँ तक कि मानसून यानी कि जो बारिश का महीना था उसके अंदर भी वो बाहर, मतलब कि बारिश हो रही है बाहर, लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे, वो बाहर जाया करते थे टहलने के लिए। ठीक है। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि या तो मूसलाधार बारिश हो या टखने भर, मतलब कि इतना बारिश हो कि जो आंगन है या रोड है या चलने का जो रास्ता है वो टखने भर, मतलब कि जो घुटने भर पानी के अंदर भी अगर होगा तब भी जो है वो बाहर जाना पसंद करते थे। यानी कि अपनी जो सैर सपाटा या बाहर टहलने की जो आदत थी, उनका जो दिनचर्या था, उसको नहीं रोकते थे। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो हमेशा, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा, चाहे वो घर के अंदर हो, जेल खाने के अंदर हो या किसी विदेशी दौरे पे हो, वो हमेशा जो है बाहर घूमना उनको पसंद था, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, और वो हमेशा जो है सैर सपाटे को नहीं छोड़ते थे। उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखिए, ये सैर सपाटा तो नॉर्मल सैर सपाटा का कुछ और मज़ा है, लेकिन अगर आप सैर करने के लिए निकले हो यानी टहलने के लिए निकले हो और सामने में आपका जो हिमालय पर्वत है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, वो पर्वत का नज़ारा हो, तो आपके सैर सपाटे में आनंद जो है वो अतिरिक्त हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है। क्यों? देखिए, हिमालय पहाड़ की बड़ी बड़ी चोटियाँ, उसके चारों तरफ जो पेड़ पौधे, और उस पेड़ पौधे के अंदर जो हरियाली होती है वो क्या करती है, आपकी जो बाहर घूमने की सैर सपाटा करने की जो आनंद है उसको अतिरिक्त जो है इजाफा कर देती है, उसको और भी बढ़ा देती है।
उसके बाद जो है आगे चलते हैं। विच बेंट अ लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वेरीनेस ऑफ प्रिजन, जो बहुत हद तक जेल में मेरी स्थिरता यानी कि जो थकावट होती है उसको दूर करने में मददगार था। इट वॉज माई गुड फॉर्चून दैट, यह मेरा सौभाग्य यानी कि खुशनसीबी था कि ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, उस लंबे समय में, व्हेन आई हैड नो इंटरव्यूज, जब मेरे पास कोई भी मुलाकात या भेंट न होती, मेरे में कोई भी मुलाकाती या भेंट करने वाला नहीं होता था। एंड व्हेन फॉर मेनी मंथ्स, और जब कई माह तक, आई वॉज क्वाइट अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई कुड गेज एट दिस माउंटेन दैट आई लव, मैं इन पहाड़ों को यानी कि जो हिमालय की जो पर्वत थी उनको देख सकता था जिन्हें मैं पसंद करता था। आई कुड नॉट सी द माउंटेन फ्रॉम माई सेल, मैं अपनी कोठरी यानी कैद खाने से पहाड़ नहीं देख सकता था। बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम, परंतु वे सभी यानी कि वो पहाड़ों के जो नज़ारे थे वो मेरे मन में समाये रहते थे। आई वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस, और मुझे सदा उनकी यानी कि जो पहाड़ों के जो नज़ारे थे उसकी निकटता का आभास होता था। एंड अ सीक्रेट इंटीमेसी सीम्स टू ग्रो बिटवीन अस, और हम दोनों के बीच एक गुप्त घनिष्ठता यानी कि मेल जोल, आदान प्रदान, वो जो है बढ़ती हुई आभास होती थी। तो ये रहा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। अब इसके जो है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। इस लाइन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब वो देहरादून की जेल में थे तो उस वक्त देखिए, कोई भी इंसान चाहे हम हो या आप हो, अगर आप ज़्यादा सो लेते हैं तब थक जाते हैं, या ज़्यादा जाग जाते हैं तब थक जाते हैं, अगर आप ज़्यादा काम करने लगते हैं तब भी आप थक जाते हैं, और अगर आपको किसी घर के अंदर एक जगह पे बंद कर दिया जाए या कैद कर दिया जाए तब भी आप थक जाते हैं। तो उसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब मैं जेल खाने के अंदर था तो मुझे थकावट होती थी, मतलब एक ही जगह बैठ बैठ कर मैं बोर हो जाता था, मैं थोड़ा परेशान हो जाता था। तो उस परेशानी को दूर कौन करता था? जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 बजे शाम को या सुबह या शाम जब जेल खाने से, मतलब जो अपने कैद खाने से जब बाहर आते थे, और उन्हें जो 1 घंटा या 15 मिनट का जो टाइम दिया जाता था घूमने का, और जब वो उस घूमने के जो उपरांत जो है, जब वो हिमालय पर्वत को देखते थे, उसके नज़ारों को देखते थे, तो उनकी जो थकावट थी वो दूर हो जाती थी। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये मेरा खुशनसीबी था, मेरी जो है ये सौभाग्य थी कि मुझे जो है देहरादून की जेल में रखा गया था। इससे ये फ़ायदा होता था, ये खुशनसीबी इसलिए कहते हैं कि उनको जो है हिमालय का दर्शन हो जाता था, हिमालय के नज़ारों से जो है उन्हें अवगत हो जाते थे वो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हिमालय पहाड़ के पास जो मुझे रखा गया, ये मेरी खुशनसीबी थी। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखिए, ये जो लंबे समय तक जब मैं कैद खाने के अंदर था तो वहाँ कोई मुलाकात करने वाला नहीं आता था, कोई इंटरव्यू लेने वाला नहीं आता था, और कई माह तक मैं वहाँ पे अकेला रहता था और बिल्कुल अकेला सा हो गया था। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये जो पहाड़ है उसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अंदर से यानी कि जेल के अंदर से, जो जेल की जो कोठरी थी उसके अंदर से नहीं देख सकते थे। उनको देखने के लिए सुबह में या शाम में उस कोठरी से, उस कैद खाने से उन्हें बाहर आना पड़ता था। तो वो कहते हैं कि जब वो बाहर आते थे तो उससे क्या होता था, उनको एक आभास होता था जैसे कोई उसके पास है, मतलब कि वो जो पहाड़ है, पर्वत है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक उपमा देते हुए कहते हैं कि उसे जब थकावट होती थी या फिर बेचैनी होती थी तो उनको जो है जब वो जो है हिमालय पहाड़ की जो नज़ारा है या हिमालय पहाड़ का जो दृश्य है उसको जब देखते थे तो क्या होता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है जो थकान है वो कम हो जाती थी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखिए, इन दोनों के बीच में, मतलब कि हमारे बीच में और पहाड़ के बीच में एक दोस्ती सी हो गई थी, एक घनिष्ठता सा हो गया था, एक आपसी जो है मेल जोल हो गया था, जिससे जो है क्या होता था कि मुझे हमेशा आभास होता था कि कोई जो है जो मेरे निकट है। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इस एक पोयम को पढ़ते हुए कहते हैं कि फ्लॉक्स ऑफ द बर्ड हैव फ्लोन हाई एंड अवे, परिंदों यानी कि जो पंछी है उनके झुंड जो है ऊंचे और कहीं दूर उड़ गए हैं। अ सॉलिडेटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड टू हैज गॉन वेंडरिंग ऑन, और बादलों की जो एकांत बहाव है वो भी घूमते हुए दूर चली गई है। एंड आई सीट अलोन विथ चिंग पिंग पिक टॉवरिंग बियॉन्ड, और मैं अकेला बैठा हूँ चिंग पिंग
जो चोटी है, यानी कि जैसे आपका माउंट एवरेस्ट होता है चोटी है, उसी तरह जो है कंचनजंगा चोटी होती है, इसी तरह जो चिंगपिंग एक चोटी है पहाड़ की। तो कहता है कि मैं अकेला बैठा हूँ, चिंगपिंग चोटी दूसरी ओर खड़ी है। यानी कि मैं एक तरफ मैं बैठा हूँ जेल खाने के अंदर कैद, और एक तरफ जो है वो पहाड़ की चिंगपिंग चोटी जो है वो खड़ी है। वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर द माउंटेन एंड आई, और हम दोनों एक दूसरे से कभी तंग नहीं होते, पहाड़ और मैं। यानी कि इस लाइन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो हिमालय पहाड़ की जो दृश्य है, उसका जो नज़ारा है, उससे इतना लगाव हो गया कि वो उनको देखते हुए नहीं थकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप मान लीजिए एक लड़का है या कोई एक लड़की है और आप उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, या फिर उसकी जो चेहरा उसका आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आदमी या वो लड़का या वो लड़की, तो क्या होता है, आपका मन करता है कि 1 घंटा मैं देखूं। अगर 1 घंटा आपको मिल गया देखने को, तब भी फिर मन करता है नहीं नहीं 15 मिनट और देखें। तो कहने का मतलब जो अच्छी चीज़ होती है उसको बार बार देखने का मन करता है। तो उसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये जो पर्वत का जो नज़ारा है, हिमालय की जो हरियाली है, हम हिमालय की जो दृश्य है, उसको देखने का बार बार मन करता है, और मैं कभी नहीं थकता हूँ इस दृश्य को देखते हुए। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। आई कांट से विद द पोएट ली टाइपो, मैं कवि ली टाइपो की तरह कभी नहीं कह सकता। दैट आई नेवर ग्रू वेरी इवन ऑफ द माउंटेन, कि मैं पहाड़ों से भी कभी घबराता न था। बट दैट वॉज अ रेयर एक्सपीरियंस, लेकिन यह एक दुर्लभ अनुभव था। एंड एज अ रूल, और आम तौर से आई फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन इट्स प्रॉक्सिमिटी, और मुझे इसकी यानी कि पहाड़ों की निकटता से बड़ा आराम मिलता था। इट्स सॉलिडिटी एंड काम लुक डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ मिलियंस ईयर्स, और इसकी दृढ़ता और स्थिरता ने मुझे लाखों वर्ष की बुद्धिमत्ता की नज़रों से देखा। एंड मॉक्ड एट माई वेरिंग मूड एंड सूटेड माई फीवर्ड माइंड, और मेरी बदलती मानसिक स्थिति का मजाक उड़ाया और मेरे परेशान मन को शांत किया। अब इस लाइन को पहले समझाने से पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए। लेखक के अनुसार यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार एक पहाड़ लाखों वर्ष से एक ही स्थान पर दृढ़ता के साथ, मतलब बड़ी हिम्मत के साथ और स्थिरता के साथ, बड़ी स्थिर होकर जो है खड़ा रहने के बावजूद न तो वह घबराता है न वो परेशान होता है। पर एक जो मनुष्य होता है, अगर उसको कुछ अवधि के लिए यानी कुछ समय के लिए किसी स्थान पे बंद कर दिया जाए तो वो घबराने लगता है। तो आप इस लाइन को थोड़ा सा समझाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस लाइन में लेखक कहते हैं कि एक जो पोएट यानी एक जो कवि है, उनका जिक्र करते हुए कहते हैं, उनका नाम है ली ताइपो। ली ताइपो नाम के जो कवि है, वो अपनी पोयम में क्या बताते हैं कि वो अपने आप को दर्शाते हैं। मतलब ली ताइपो कहते हैं कि मैं उसी तरह से दृढ़ हूं और उसी तरह से मैं स्थिर हूं जिस तरह से कोई पहाड़ है। तो लेखक कहते हैं कि उस तरह से मैं तो दृढ़ नहीं हूं, मेरे में उतना हौसला नहीं है, और मेरे में मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर उतनी स्थिरता नहीं है। लेकिन एक बात सच थी कि वो जो नज़ारा था, हिमालय का जो नज़ारा था, इतना बेहतरीन नज़ारा था कि आप देखते जाइए लेकिन आपका मन नहीं भरता था। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे जो है यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यानी कि जो पहाड़ की जो निकटता थी उससे बड़ा आराम मिलता था। उसे जो उसकी जो बेचैनी थी, अकेला रहकर जो बोरिंग जो महसूस करते थे, वो बोरिंग जो है उसके अंदर उनको आराम मिलता था। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहती है कि अपने एक जो है उपमा देते हुए कहते हैं कि देखिए, अगर ये जो पहाड़ है, जो हिमालय का जो पर्वत पहाड़ है, जो लाखों साल से एक ही जगह पर बिना हिले डोले खड़ा हुआ है, जब वो मुझे देखता होगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा सोचते हैं कि अगर उसे देखता होगा तो वो उसका मजाक उड़ाता होगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मजाक उड़ाता होगा। क्यों? क्योंकि वो देखता होगा और कहता होगा, देखो मैं 1 लाख सालों से या करोड़ों सालों से मैं इसी जगह पे स्थिर हूँ, लेकिन ये जो शख्स है, ये जो प्राणी है, ये जो इंसान है, कुछ महीने के लिए इसे कैद कर दिया गया, एक जगह पे जो है सो बांध कर रखा गया, तो ये बेचैन हो गया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, स्प्रिंग वॉज वेरी प्लेजेंट इन देहरादून। देहरादून में वसंत बहुत मनमोहक थी। मतलब कि वसंत का जो मौसम था देहरादून के अंदर, वो बहुत ही खुशगवार था, बहुत ही मन को भा जाने वाला था। उसके बाद लेखक कहते हैं, एंड इट वॉज अ फार लॉन्गर
वन देन इन द प्लेन बिलो, और वह जो है तराई की अपेक्षा काफी लंबी थी। मतलब देखिए, दो तरह का जगह होता है, एक होता है पहाड़ी इलाका और एक मैदानी इलाका होता है। तो मैदानी इलाका को दो नाम से पुकारते हैं, एक तराई का इलाका और एक मैदानी इलाका। जैसे आप बिहार के अंदर चले जाए तो राजगीर का जो इलाका है, पटना से बिहार शरीफ की तरफ, नालंदा की तरफ आप जाइएगा तो राजगीर का जो इलाका है वहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ मिलेगा आपको। लेकिन आप चले जाइए दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर या पटना चले जाइए तो ये जो है मैदानी इलाका है, यहाँ पे सिर्फ मैदान मिलेगा, सिर्फ जो बड़ा बड़ा फील्ड मिलेगा आपको। तो ये जो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि ऐसा देखा गया है कि जो प्लेन वाला इलाका है, मतलब जो मैदानी इलाका है, जैसे हम लोग का जो गांव कस्बा है, उस इलाके में जो बसंत का जो मौसम होता है वो देर तक नहीं रहता है। लेकिन अगर पहाड़ी इलाके में आप जाइए तो वहाँ पे जो बसंत का जो मौसम होता है, पतझड़ का जो मौसम होता है, न ठंडी न गर्मी वाला जो मौसम होता है, वो देर तक रहता है ना। तो यहीं पर मैंने ये लिखा है कि देहरादून का एक पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे वसंत का मौसम मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा काफी लंबे समय तक रहता है। द विंटर हैड denuded ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ देयर लीव्स, शीत ने लगभग सभी पेड़ों के पत्ते को झाड़ दिया था। एंड दे स्टूड नेक्ड एंड बेयर, और वे सभी मुंडे, यानी कि जिसका पत्ता और जो छाल होता है, यहाँ चाल हो गया, छाल झड़ गया होता है, उसको कहते हैं। तो वो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब ठंडी का मौसम होता है तो ठंडी के मौसम में क्या होता है, ठंडी के मौसम में क्या होता है कि कुहासा लग जाता है, और कुहारा की वजह से क्या होता है कि सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधा, हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की से जो है सो पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है। तो उसके लिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पेड़ पौधे को सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि ठंडी के मौसम में पेड़ पौधे का जो पत्ता झड़ने लगता है। क्यों झड़ने लगता है? क्योंकि सूरज की रोशनी पेड़ पौधे पे नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधा को खाना बनाने में तकलीफ होती है, यानी परेशानी होती है, और उसकी वजह से पेड़ पौधा कमजोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आप अगर कमजोर हो जाते हैं तो आपके सर का बाल झड़ने लगता है। उसी तरह से ठंडी के मौसम में पेड़ पौधा जितना भी होता है उस सब का जो है जो पत्ता होता है वो झड़ने लगता है। तो लेखक कहते हैं कि जब ठंडी से जब ठंडी से जो है सो बसंत का जब मौसम आया तो लेखक देखते हैं कि सारे के सारे जो पेड़ थे वो सारे के सारे नेक्ड एंड बेयर थे। नेक्ड एंड बेयर का मतलब समझिए। नेक्ड एंड बेयर का मतलब हो गया कि नेक्ड का मतलब होता है नंगा, और बेयर का मतलब भी होता है नंगा। जैसे नेक्ड मतलब आई एम नेक्ड, मतलब मैं नंगा हूं, और बेयर का मतलब हो गया कि जैसे बेयर फुट का मतलब होता है नंगा पांव। मतलब कहने का ये हुआ कि वो शख्स या वो व्यक्ति जो अपने बदन पे ना कोई कपड़ा पहने हो या कोई भी जो उसकी जो साजो सामान होती है, जैसे चप्पल हुआ, घड़ी हुआ, अगर कुछ भी नहीं पहने होता है उसको नेक्ड एंड बेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो पैदा होता है, तो जो भी बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है, नेक्ड एंड बेयर, मतलब कि नंगा पुंगा जो कहते हैं उसको कहते हैं। तो कोई भी जो नेक्ड एंड बेयर का मतलब हुआ नंगा पुंगा। तो ये जो नंगा पुंगा हुआ मतलब कि बच्चा जो पैदा होता है तो वो नेक्ड एंड बेयर होता है। उसी तरह से यहाँ पे जो लेखक ने इनका जो इस्तेमाल किया नेक्ड एंड बेयर, उसका मतलब हो गया कि वो पेड़ जिसका पत्ता झड़ा हुआ हो और जिसका छाल भी झड़ गया हो, मतलब कि एकदम आप सूखने के कगार पे जो आ जाता है उसको कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। इवन 4 मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज, और वो 4 शानदार के पीपल पेड़ भी, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल। तो इवन 4 मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज, वो 4 शानदार पीपल के पेड़ भी, विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट, जो जेल के गेट के सामने लगे हुए थे, यानी कि खड़े हुए थे, यानी कि जिसमें देहरादून का जो जेल का जो गेट था उसके सामने जो बड़े बड़े विशाल से पुराने से जो पीपल के पेड़ थे, उसके पत्ते भी उसके पत्ते भी जो है क्या हुआ था, वो झड़ गया था, उसका छाल भी जो है झड़ गया था। मच ऑफ माई सरप्राइज ड्रॉप्ड नियरली ऑल देयर लीव्स, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी ने लगभग अपने सभी पत्ते को गिरा दिए थे। मतलब कि वो जो पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा बड़ा पेड़, वो पेड़ का पत्ता भी क्या हुआ था, झड़ गया था ठंडी के मौसम में। Gaunt and cheerless, they stood there till the spring air warmed them up again and sent a message of life to their innermost cell। और वे सभी पेड़ तब तक मरियल और निराश खड़े रहें जब तक कि वसंत की गर्म हवा ने उसकी आंतरिक कोशिकाओं में जीवन का संदेश नहीं भर दिया। मतलब कि वो जो पेड़ था एकदम मरियल सा बना हुआ, एकदम निराश, उसके अंदर का सारा पत्ता झड़ा हुआ था,
तब तक ऐसा रहा जब तक बसंत की जो हवा यानी कि बसंत का मौसम नहीं आ गया, तब तक ये पेड़ इसी तरह था। Suddenly there was a stir both in the peoples and other trees. अचानक पीपल और अन्य पेड़ों में हलचल होने लगी and the air of the mystery surrounded them as a secret operation going on behind the scene. और रहस्य की एक हवा ने उन्हें पर्दे के पीछे चल रहे गुप्त अभियान के रूप में घेर लिया। And I would be startled to find little bits of green people peeping out all over them. और मुझे उन पर सभी पेड़ के तनों में छोटे छोटे हरियाली खिलते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। इट वॉज अ गे एंड चेयरिंग साइट। यह एक बहुत ही खुशगवार और आनंदित कर देने वाला दृश्य था। एंड देन और फिर वेरी रैपिडली बड़ी तेजी से द लीव्स वुड कम आउट इन देयर मिलियंस। और पत्ते लाखों की संख्या में बाहर आने लगे। द ग्लिस्टिंग इन द सनलाइट। और धूप में चमचमाने लगे। एंड प्ले अबाउट इन द ब्रीज। और मंद हवा में यानी कि जो हल्की हल्की जो हवा होती है उसमें झूमने लगे। हाउ वंडरफुल इज द सडन चेंज फ्रॉम द बर्ड्स टू लीफ। कली का पत्ती में अचानक बदलना कितना अद्भुत होता है। अब इस लाइन में लेखक कहते हैं कि देखिए क्या हुआ कि जब ठंडी का मौसम आया तो सारा पत्ता, सारा जो पेड़ था, बड़ा से बड़ा पेड़ या छोटा से छोटा पेड़, सारा पत्ता झड़ गया। क्यों झड़ गया? क्योंकि उसको सूरज की रोशनी नहीं मिल पाई, जिससे उसका प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पेड़ में जो है खाना नहीं ठीक से मिल पाया और पेड़ कमजोर हो गया, तो पूरा पत्ता झड़ गया। और जैसे ही बसंत का मौसम आया तो क्या हुआ कि जो है सो अचानक जो है कुछ हलचल होने लगी, यानी वो सारा जो पेड़ मरियल सा खड़ा हुआ था, उस पेड़ के अंदर क्या हुआ कि अचानक उसके अंदर छोटा छोटा हरा हरा जो कुछ हरा टाइप का जो बूंदा होता है, मतलब कि उसकी जो डॉट है, इस तरह लग रहा था कि चारों पेड़ के चारों तरफ जो है हरा हरा चीज जो है दिखाई देने लगा। और वो जो हरा चीज क्या था? वो था कि अचानक जैसे बसंत आया तो उस पेड़ ने फिर नया पत्ता जन्म लेना स्टार्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जो पेड़ है वो अचानक हरा होने लगा। तो ये कहते हैं लेखक कि वो जो हरा होना, मतलब कि एकदम झरा हुआ मरियल सा पेड़ से एकदम अचानक हरियाली आने लगा पेड़ के अंदर, वो एक गे और चेयरिंग साइट थी, मतलब खुशगवार और आनंदित कर देने वाला नज़ारा था। उसके बाद जो कहते हैं लेखक कि लाखों की संख्या में फिर जो है पत्ता जो है सो आने लगा पेड़ के अंदर, और फिर जो है वो मंद हवाओं में और सूरज की रोशनी में चमकने लगा और मंद हवा में झूमने लगा। और ये जो था बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिल को खुश कर देने वाला जो है सो ये था, दिल को खुश कर देने वाला जो है नज़ारा था। तो इस तरह से हमने जो है सो पैराग्राफ नंबर 3 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 तक को पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब जो है इसके वर्ड मीनिंग को, यानी पैराग्राफ नंबर 3 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 तक के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। आउटिंग का मतलब होता है सैर सपाटा, टहलना। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोरेंट का मतलब होता है मूसलाधार, जो बारिश एकदम बहुत मूसलाधार होती है उसको कहते हैं। एंकल डीप का मतलब होता है टखने तक गहरा। वेलकम्ड का मतलब होता है अभिवादन करना, स्वागत करना। टावरिंग, टावर से बना है टावरिंग। टावरिंग का मतलब होता है ऊंचा, जिस तरह टावर जो होता है वो ऊंचा होता है, उसी तरह टावरिंग मतलब ऊंचा। उसके बाद देखिए वेरीनेस। वेरीनेस का मतलब होता है शिथिलता, मतलब कि थकावट। गुड फॉर्चून का मतलब होता है सौभाग्य, यानी कि खुश नसीबी। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्शस का मतलब होता है आभास होना। और नियरिनेस का मतलब होता है निकटता। और इंटीमेसी का मतलब होता है घनिष्ठता। देखिए यहाँ पे फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। फ्लाई माने क्या होता है? उड़ना। फ्ल्यू माने उड़ गया। और फ्लॉन का मतलब उड़ चुका। तो यहाँ पे फ्लॉन का मतलब क्या? उड़ गया या उड़ चुका। समझ में आ गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म। सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? एकांत, अकेला। पिक का मतलब क्या होता है? चोटी। देखिए रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिलता हो, जो आपको जो है ऐसे नॉर्मल नहीं मिलता हो, उसको कहते हैं दुर्लभ, मतलब रेयर। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकटता। सॉलिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता। वेरिंग मूड्स। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, यानी कि तब्दील होना। और मूड